हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स इन डेप्थ। हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। सो बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और बेसिक्स में भी हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स कॉजेज सर्कुलर मोशन। We know that motion is caused by force, right? Different types of force causes different types of motion. तो सर्कुलर मोशन के लिए किस तरह का फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जेई एंड नीट, और इसका एप्लीकेशन किसी भी दूसरे चैप्टर में भी आ सकता है। एंड पर्टिकुलरली रोटेशनल मोशन जो है वो तो पूरा इस पे बेस्ड ही है। So in order to understand that what kind of force is required for circular motion, थोड़ा सा हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डीपली समझना चाहिए। ओके, तो देखिए, velocity is a vector. Here v is velocity, and we know that a vector has magnitude and direction both. So आप वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हो? तो बिकॉज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो या तो आप चेंज कर दो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या आप चेंज कर दो वेलोसिटी की डायरेक्शन, और या दोनों ही चेंज कर दो, है ना? तो यू चेंज आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। इन तीनों में से कुछ भी करोगे तो वेलोसिटी चेंज होने वाली है। ओके, एंड देन वी नो दैट एक्सीलरेशन इज dv vector upon dt. Acceleration is that physical quantity which causes change in velocity. Okay, अब देखो कुछ केसेस लेके हम समझते हैं कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी में किस टाइप का चेंज क्रिएट करता है। लेट्स टेक दिस केस। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। दैट मींस आपने फोर्स जो है वो राइट साइड में लगाया है, बिकॉज जिस तरफ फोर्स होता है उस तरफ एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज तो आने वाला है, और कुछ ना कुछ चेंज का मतलब मेरा क्या है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो इस केस में क्या चीज में चेंज होगा वेलोसिटी का? क्या इसकी डायरेक्शन बदलने वाली है क्या वेलोसिटी की? सो वी नो दैट कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस केस में नहीं चेंज होगी, केवल उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने फोर्स उस तरफ लगाया है जिस तरफ पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो हाउ कैन डायरेक्शन चेंज? देयर इज नो एजेंट व्हिच कैन कॉज चेंज इन डायरेक्शन हियर। ओके, so only magnitude of velocity will change, and change यहाँ पे increase होगा because same direction में force है। तो direction constant, no change in direction, and mod of v increases, यानी कि स्पीड जो है वो बढ़ने वाली है। स्पीड इंक्रीजेस, mod of v का मतलब होता है स्पीड। ओके, व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट में है। इस केस में क्या होगा? तो देखो, इस केस में भी केवल मैग्नीट्यूड ही बदलने वाला है, और यहाँ पे मॉड वी यानी कि स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इनफैक्ट एक इंस्टेंट पे आएगा, इसकी स्पीड कम होते जाएगी तो एक पॉइंट पे ये पार्टिकल जो है वो टर्न होने वाला है, राइट, मुड़ने वाला है। तो अदर देन दैट इंस्टेंट, बाकी सारे इंस्टेंट्स पे तो केवल स्पीड ही चेंज होने वाली है ना। ओके, अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो भी गई तो भी ये है कि जो जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी थी ना, वो लाइन इसने पार्टिकल ने छोड़ी नहीं है ना, उसी लाइन पे पार्टिकल मूव करेगा, राइट। यानी कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग हो या ऑपोजिट में हो तो उस केस में पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। बस ये है कि रिवर्सल हो सकता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, वेलोसिटी रिवर्स हो रही है। ओके, अब एक ये केस देखो जिसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। लेट्स सी इस केस में क्या होने वाला है। तो आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम इफ यू सी कि क्या हो जाएगा,
आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस तरफ आपने फोर्स लगाया, राइट? तो जिस तरफ फोर्स लगाया है उस तरफ नया मोशन क्रिएट हो जाएगा। तो देखो इस तरफ तो वेलोसिटी पहले से ही है राइट में, तो और आपको जिस तरफ ए है ना ये, उस तरफ थोड़ी सी नई वेलोसिटी और मिल जाएगी, ठीक है? तो इधर वेलोसिटी है, इधर कुछ वेलोसिटी मिल गई, इनका जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ आएगा? वो इनके बीच में कहीं आएगा। एंड बिकॉज इन ए वेरी स्मॉल टाइम ए के अलोंग बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी मिलने वाली है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी अपनी, वो अभी भी लार्जली इस राइट वर्ड्स ही होगी, है ना? सो इफ आई ड्रॉ इट, सो देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी डॉटेड लाइन से मैं करूं अगर रिप्रेजेंट, तो अब जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी मुड़ के यूं हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? इस तरफ हो जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। देखो अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना? जैसे ही आपने परपेंडिकुलर लगाया एक्सीलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा अब इसमें क्या है कि स्पीड नहीं चेंज होगी, ठीक है ना? डायरेक्शन चेंज हुई है बट स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज देखो इन अ वेरी स्मॉल टाइम वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? a इज dv बाई dt, तो dv जो है वो होगा a dt। अब इधर स्पीड थी v और इधर स्पीड आएगी dv, और आप इनका जब आप रिजल्टेंट लोगे तो ये आएगा रूट ओवर v स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर। ये एक्चुअली में v ही बन जाएगा वापस, बिकॉज dv स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू v, तो स्क्वायर तो और छोटा होने वाला है, तो ये v ही बन जाएगा वापस। तो आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम इफ यू सी, तो ये स्पीड जो है ये v ही रहने वाली है। एंड लेट्स से अगर हम इसका एक्सीलरेशन चेंज करके फिर से इसका एंगल विद v जो है वो 90 कर देते हैं, ठीक है? फिर से एंगल बिटवीन a एंड b इज 90। तो आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम अगेन यू विल सी कि थोड़ा सा जो वेलोसिटी है वो और टर्न हो जाएगा लाइक दिस, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। और फिर से हमने a को जो है वो v के परपेंडिकुलर कर दिया। ओके, सो हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ऐसा मेंटेन कर पाना बहुत इजी है एक्चुअली, इट्स नॉट एज हार्ड एज यू थिंक। आफ्टर ए वेरी स्मॉल टाइम यू विल सी थोड़ा सा पार्टिकल और टर्न हो गया और स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, एक्सीलरेशन रिमेन्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो देखो जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में केवल डायरेक्शन में चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होने वाला। एंड इफ यू थिंक कि ये तो आपने एक डीवी का मतलब ओनली डीवी का स्क्वायर ऐड किया इसलिए इग्नोर कर दिया, सपोज अगर आप हर एक इंस्टेंट पे ऐड करते जाएं डीवी के स्क्वायर को, तो क्या पता ये टर्म सिग्निफिकेंट हो जाए? तो आंसर इज नो, इट वोंट बी सिग्निफिकेंट, बिकॉज यू विल बी बेसिकली इंटीग्रेटिंग काइंड ऑफ लाइक दिस, यू विल बी इंटीग्रेटिंग डीवी का स्क्वायर। तो अगर आप डीवी को करते हो इंटीग्रेट, तो डी जो है वो हट जाता है ना, इंटीग्रल ऑफ डीवी इज सम फाइनाइट नंबर, बट इंटीग्रल ऑफ डीवी स्क्वायर में अभी आपने एक बार इंटीग्रेशन किया है, तो सिर्फ डीवी की एक मतलब ये पावर 2 है ना, ये पावर 1 बन जाएगी, अभी भी आपको डीवी ही मिलेगा इसके इंटीग्रल से, मतलब कि बहुत स्मॉल नंबर मिलेगा, दैट इज व्हाई इट कैन बी इग्नोर्ड। एनीवे हमें उसकी मैथमेटिकल जो डिटेल है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, we just have to memorize this thing, okay? So in this case when acceleration is perpendicular to velocity, only direction of v changes, magnitude remains constant. Mod of v or speed remains constant. So what we are learning here कि किस टाइप का एक्सेलरेशन वेलोसिटी में किस टाइप का चेंज क्रिएट करता है। Okay, now let's take a general case. Let's say we have velocity in this direction and acceleration जो है वो वेलोसिटी के साथ में कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। So this is v and this is a, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। अब इस केस में क्या चेंज आएगा वेलोसिटी में? तो देखो इसको समझने के लिए हम एक्सीलरेशन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? तो इस एक्सीलरेशन ए का एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के अलोंग आएगा, इस तरफ आएगा, है ना?
और एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक्सीलरेशन वेक्टर को, ठीक है, न कि वेलोसिटी वेक्टर को। तो ए का एक कंपोनेंट तो v के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर आएगा। अब देखो, जो ए का कंपोनेंट v के अलोंग आ रहा है ना, वो केवल स्पीड चेंज करेगा। व्हाई? बिकॉज जो कंपोनेंट v के अलोंग है वो ऐसा हो गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इस टाइप का हो गया, राइट। और हम जानते हैं कि इस टाइप का जो एक्सीलरेशन है वो केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। सो दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज अलोंग v विल चेंज ओनली द स्पीड। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v के, so this component is going to change only the direction of velocity. Okay, अब देखो, जो कंपोनेंट v के अलोंग है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और जो कंपोनेंट एक्सीलरेशन का v के परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, वी विल सी व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रिपिटल, बट नॉर्मल बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखो, नेट एक्सीलरेशन को हमेशा ये लिखा जा सकता है ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल, है ना। इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया हमेशा। तो इस तरह से ब्रेक तो हमेशा हम कर सकते हैं, राइट। हमें कौन रोकने वाला है अगर हम इस तरह से ब्रेक करें तो। और इस ब्रेक करने के बाद में अब देखो, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का वो केवल स्पीड में चेंज करने वाला है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज करने वाला है। दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड रिमेंबर, ठीक है। सो ए टेंजेंशियल is responsible for change in speed, and a normal is responsible for change in direction. Okay, and let's see, why do we call it centripetal acceleration? देखो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कल है एंड एक पार्टिकल इस पे, इस पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है, तो देखो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी जो है वो मान लो इस तरफ हो गई v, तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा। ए नॉर्मल, ए एन बोल देते हैं इसको, ये इस तरफ आएगा। और आप सपोज पार्टिकल यहाँ आ गया तो वेलोसिटी इसकी यूं हो जाएगी, तो जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो, वेलोसिटी आप जानते हो कि हमेशा टेंजेंशियल होती है। कोई भी पाथ है, लेट्स से ये कोई पाथ है, एक पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा उस पाथ के टेंजेंट के अलोंग होने वाली है। तो पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी ऐसे हो गई, पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी जो है वो इस तरफ हो गई, ठीक है ना। और वेलोसिटी भी टेंजेंशियल इसलिए होती है बिकॉज वेलोसिटी इज रियली डी आर बाई डी टी, वेयर डी आर इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो कि v का डायरेक्शन क्या है तो वही होगा जो dr का डायरेक्शन है। और dr क्या होगा कि आप इस कर्व पे, ठीक है, इस पाथ पे आप इस पॉइंट के बहुत ही क्लोज एक और पॉइंट लें और इनको ज्वाइन कर दो आप, तो वो वेक्टर dr होगा। लेकिन टेंजेंट भी तो वही होती है, किसी भी कर्व पे टेंजेंट क्या होती है, अगर वो टेंजेंट ड्रॉ करनी है किसी भी कर्व पे, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, उसके बहुत ही क्लोज एक और पॉइंट लो उस कर्व पे, उन दोनों को ज्वाइन कर दो और उस लाइन को एक्सटेंड कर दो, वही टेंजेंट होती है। ओके, सो dr is tangential, therefore velocity is always tangential. So here velocity is tangential, और नॉर्मल जो है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। और सर्कल में आप सब जानते हैं कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो सेंटर से पास करती है। तो ये ए नॉर्मल जो है ना, ये सेंटर से पास करने वाला है। ये ऐसे कहते हैं कि ये सेंटर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर है, और टुवर्ड सेंटर को ही बोलते हैं सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल वर्ड का मीनिंग है टुवर्ड सेंटर। तो इन सर्कुलर मोशन दिस नॉर्मल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड सेंटर। तो इसको हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी नाम इसको हम दे सकते हैं।
Okay. So now this information is very important for us. Okay. And this is something which is actually counterintuitive. Let's see how. पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. Can a particle move along a curved path, any type of curved path, without normal acceleration, that is normal component of acceleration? क्या ऐसा हो सकता है? Is it possible? Answer is a big fat no. Not possible. Why not possible? Because अगर particle एक curved path के along move कर रहा है, let's say we have a curved path like this, then direction of velocity is certainly changing. Because curve का मतलब ही होता है direction change होना. और direction of velocity change करने के लिए you need normal acceleration, है ना? देखो हमने अभी क्या लिखा? Normal acceleration is responsible for change in direction. तो कर्व्ड पाथ में स्पीड चेंज हो चाहे नहीं हो, डायरेक्शन विल सर्टेनली चेंज. तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, वो तो होना ही चाहिए. तो इसका आंसर होगा नो. व्हाट अबाउट दिस? कैन ए पार्टिकल, ओके मैंने यहाँ मूव लिखना मिस कर दिया था. कैन ए पार्टिकल मूव अलोंग, so can a particle move along a curved path without tangential acceleration? क्या ये पॉसिबल है? तो यस ये पॉसिबल है. बिकॉज अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे इस तरह से मूव करे कि उसकी स्पीड ना चेंज हो रही हो, तो फिर उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है. बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जो है वो स्पीड में चेंज को कॉज करता है. ठीक है, आप अभी अपनी अगर अपनी साइकिल लेके निकलो और आप अगर एक ट्रैक पे साइकिल चलाओ और वो ट्रैक सपोज इरेगुलर शेप का है या कोई भी कर्व्ड ट्रैक है, बट आपकी साइकिल की स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो नहीं आएगा. ओके, बट नॉर्मल फिर भी आएगा बिकॉज नॉर्मल एक्सेलरेशन आए बिना डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती. तो देखो अब इस सर्कुलर मोशन चैप्टर में हमेशा अपने को इन टर्म्स में ही सोचना स्टार्ट करना है. ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन है तो सबसे पहले यही सोचो कि अच्छा एक्सेलरेशन है तो किस टाइप का है, नॉर्मल है कि टेंजेंशियल है. अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन चेंज करेगा, और टेंजेंशियल है तो स्पीड चेंज करेगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी फिर ये कि अगर वेलोसिटी की तरफ है तो स्पीड को बढ़ाएगा, और वेलोसिटी के ऑपोजिट में है तो स्पीड को कम करेगा. कैन आई से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो हमेशा टेंजेंशियल रिटार्डेशन कॉज करेगा. यस आई कैन से दैट इन फैक्ट. ओके, सो बताओ नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर नहीं हो तो किस तरह का पाथ पॉसिबल होगा? So without normal acceleration, only possible path is a straight line path, because straight line path में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. ओके, सो एक एग्जांपल ये देख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन हो विद कांस्टेंट स्पीड. Circular motion with constant speed, and constant speed means a tangential will be zero and a normal या a centripetal बोलते हैं इसको ना, that cannot be zero. And of course net acceleration cannot be zero as long as velocity is changing. अच्छा मैं इसमें यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, can a particle move along a curved path without acceleration? तो आंसर will be no, because acceleration will be required to change the direction of velocity. Let's see why I was saying that circular motion के जो concept है वो counter intuitive है. देखो इसलिए है, suppose अगर आप किसी नॉन साइंस स्टूडेंट से ये पूछें कि भाई एक पार्टिकल है और मुझे इसको सर्कल में चलाना है, तो बताओ मुझे किस तरह का फोर्स लगाना चाहिए.
तो उसका ऑब्वियस आंसर ये होगा कि भाई फोर्स लगाना है ना, तो ठीक है, जिस तरफ मूव कराना है उस तरफ फोर्स लगाओ। मतलब इस पार्टिकल पे फोर्स ऐसा लगाओ आप, यहाँ ऐसा फोर्स लगाओ, यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाओ, यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाओ, यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाओ। ये बात वो आपसे कहेंगे कि भाई जिस तरफ चलाना है उस तरफ फोर्स लगाते जाओ आप। एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको इस पार्टिकल को सर्कल में मूव कराना है तो ऐसा फोर्स तो नहीं लगाना है आपको। कैसा फोर्स लगाना है बताओ? तो बताओ, सर्कल में मूव करवाने के लिए डायरेक्शन चेंज तो होनी पड़ेगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए वी रिक्वायर द नॉर्मल एक्सीलरेशन। और देखो, जिस तरफ एक्सीलरेशन है उसी तरफ फोर्स होगा। तो मतलब आपको इस डायरेक्शन में फोर्स भी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो फोर्स कैसे चाहिए आपको? फोर्स आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए। वही तो मोड़ पाएगा ना वेलोसिटी की डायरेक्शन को, वही तो चेंज कर पाएगा डायरेक्शन को। ओके, इनफैक्ट अगर आपको स्पीड चेंज नहीं करनी है तो ये फोर्स तो आपको लगाना भी नहीं है इस टाइप का, बिकॉज जो ये फोर्स मैंने पहले बनाया है ना, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो खाली स्पीड चेंज करने के काम आता है। बट वी कैन मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। तो रियली में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सपोज ये वेलोसिटी है अब, तो फोर्स मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा एट ऑल टाइम्स परपेंडिकुलर टू वी। ऐसा फोर्स आपने लगाया तो ये सर्कल में घूमेगा अपने आप, और इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आप अपने हाथ में एक बॉल को लें और उस बॉल को आप एक सर्कल में अगर रिवॉल्व करवाएं, तो बहुत ध्यान से बॉल और आपके फिंगर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, जब घुमाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि बॉल जो है वो आपके फिंगर्स पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो आपके हाथ की फिंगर्स जो है वो बॉल पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये वाला ऐसा फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ। और यही फोर्स वो है जो बॉल की वेलोसिटी में चेंज करने वाला है। ठीक है, उसको मोड़ने वाला है बेसिकली। एंड सेम थिंग हैपेंस विद अर्थ एंड सन। ठीक है, तो सपोज सन यहाँ पे है सेंटर पे, एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो अर्थ के पास में ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, और सन का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ पे, विच यू नो उसका फॉर्मूला ये होता है Gm1m2/r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया ना, ये अर्थ की वेलोसिटी को मोड़ने का काम करता है। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि अगर सन और अर्थ में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अर्थ सन की तरफ मूव क्यों नहीं करती? ठीक है, अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं चली जाती? तो एक्चुअली में अर्थ सन की तरफ मूव कर रही है। अगर ये फोर्स ना होता ना, तब तो अर्थ जो है वो टेंजेंशियली मूव होती, इस तरफ आगे मूव कर जाती। ये फोर्स जो है ये कंटिन्यूअसली अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बिकॉज परपेंडिकुलर है तो केवल मोड़ने का काम कर रहा है ये खाली। ठीक है ना, मोड़ते जा रहा है। एट ऑल टाइम्स सन इज पुलिंग अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन वो फोर्स सिर्फ मोड़ने का काम कर रहा है कंटिन्यूस। अच्छा, एक्चुअली में मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्टिकल। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वहां पे भी सिमिलर होता है कि जो फोर्स है वो मोड़ने का काम करता है, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर। Okay, so I hope by now you have the basic understanding of tangential and normal acceleration, and then tangential and normal force भी, because जहाँ acceleration है वहाँ force होगा, है ना? F equals to ma होता है. So we can write this also, that tangential force will be equal to mass into tangential acceleration, and similarly normal force या centripetal force will be mass into centripetal acceleration. तो एक्सेलरेशन और फोर्स में तो केवल बस ये m का जो फैक्टर है बस उसका ही डिफरेंस है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसको समझते हैं। ओके, बिफोर वी गो इनटू दैट, एक और कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको हम समझ लेते हैं और उसको हम याद भी रखेंगे। और देखो वो कॉन्सेप्ट ये है, इफ ए वेक्टर a of magnitude mod a is rotated by an angle theta,
without changing magnitude. Then change in the vector. It is 2 mod A sin theta by 2. तो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है, उसको हमने रोटेट किया थीटा एंगल से विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो चेंज हो गया ना, बिकॉज आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेक्टर चेंज तो हो गया। तो चेंज आया, उसका एक्सप्रेशन ये होगा 2 mod a sin थीटा बाई 2। अब ये चीज जो है ये कहीं भी काम आ सकती है, तो वी शुड रिमेंबर दिस। और ये क्यों है, देखो बहुत सिंपल, इसको देखना। लेट्स से ये वेक्टर है ए और इसको हमने रोटेट करके ऐसे कर दिया, बट हमने इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया। तो लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए, और चेंज करने के बाद में जो वेक्टर है उसको बी बोल देते हैं, पर दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ, तो mod a and mod a, और ये एंगल थीटा। Now we know that change always means final minus initial. So final vector b हो गया, मैंने इस तरफ इसको रोटेट किया है ऐसे। तो change means final minus initial. No matter what kind of change you are talking about, it's always this final value minus initial value. So मेरे को बेसिकली b में से a को माइनस करना है। अब इसका मॉड निकाल देते हैं b में से। तो आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स के का जो डिफरेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। सो लेट्स सी कितना आएगा ये। अभी मॉड b और मॉड a दोनों सेम ही हैं, दोनों ही मॉड a है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट मॉड b की जगह मॉड a रख दो आप। यहाँ मॉड a हो गया, ये तो ऑलरेडी मॉड a था, यहाँ भी देखो मॉड a होगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड a स्क्वायर 2 मॉड a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरे में देखो मॉड a तो बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 2 cos थीटा। और इसमें भी ऐसे करते हैं क्या कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो हमें अंदर क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेने से मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड फाइनल आंसर फिर अपना ये आएगा ब्रैकेट में 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिकॉज एक 2 पहले से है, एंड रूट ऑफ दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2। सो ये हमारा फाइनल आंसर 2 मॉड a साइन थीटा बाई 2, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इतना चेंज वेक्टर में होता है। ओके अब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशन जो है उसके डेरिवेशन में इसको हम यूज करेंगे। ओके so let's write velocity vector as mod v multiplied by v cap, बिकॉज हर वेक्टर को ऐसे तो लिखते हैं पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मॉड v का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, v कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन। अब देखो जो नेट एक्सीलरेशन है it will always be dv vector by dt, so it will be d by dt of mod v into v cap। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स यूज मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि देखो क्या होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस मॉड v एंड कीप v कैप एज इट इज। सेकंड स्टेप में कीप मॉड v एज इट इज एंड डिफरेंशिएट v कैप, ठीक है। तो अपने को दो टर्म्स मिले। अब देखो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और बताओ स्पीड को कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये जो टर्म है दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। So A tangential, let's call that AT now. A tangential is d by dt of mod v.
स्पीड ओनली। ओके अच्छा देखो यहाँ पे अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आई, वी कैप आई। वी कैप का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अच्छा अगेंस्ट भी हो सकता है अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए, तो अगर स्पीड कम हो रही होगी तो डी बाई डी टी ऑफ मॉड भी नेगेटिव आएगा, तो जो ए टेंजेंशियल है वो माइनस वी कैप में आएगा, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट में आएगा। ओके लेकिन तो या तो वेलोसिटी के अलोंग होगा या ऑपोजिट में होगा, पर उसी लाइन में होगा। ओके तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड ऑफ कोर्स अगर ये टेंजेंशियल है इसका मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। So it is basically mod v into d by dt of v cap. अब इसको थोड़ा हम और सॉल्व करते हैं। A centripetal is mod v into d by dt of v cap. अब हम एक काम करते हैं, हमारा पूरा फोकस इसको सॉल्व करने में हम लगाते हैं कि ये d ऑफ v कैप कितना होगा। इसको हम फाइंड करेंगे और फिर इसको हम यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, d ऑफ v कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसमें स्मॉल चेंज को हम क्या लिखें। ठीक है ओके सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल एंड सपोज एक पार्टिकल है, जो पहले पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं है, एंड आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम। सो जब पार्टिकल इस पहले वाले पॉइंट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल होगी, तो मान लो कुछ इस डायरेक्शन में है। और जब दूसरे वाले पॉइंट पे आ गया है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो गई है, टेंजेंशियल। काम करते हैं, इन दोनों को हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। तो मान लो यहाँ सेंटर है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, लेट्स कॉल दिस एंगल डी थीटा एंगल, बिकॉज इट विल बी वेरी स्मॉल एंगल, बिकॉज मैंने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लिया है यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको हम बोल देते हैं डी एक्स, एंड रेडियस इज आर। ठीक है, तो देखो ये रेडियस आर, रेडियस वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगी बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, इसलिए। तो देखो रेडियस और वेलोसिटी में एंगल 90 है हमेशा, और रेडियस वेक्टर कितने एंगल से टर्न हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में, रेडियस वेक्टर डी थीटा एंगल से टर्न हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर भी डी थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा। इनमें भी आपस में जो एंगल आएगा वो डी थीटा ही होगा। क्यों? बिकॉज रेडियस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो जितने अमाउंट से ये लाइन टर्न हुई है उतने ही अमाउंट से इसके परपेंडिकुलर लाइन भी टर्न होगी, तो इसीलिए इनमें भी एंगल आपस में डी थीटा आएगा। अब देखो मैं ये जो मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये मान लो मैंने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है, मतलब वी कैप ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बिकॉज वी कैप होगा तो इस तरफ ही जिस तरफ वेलोसिटी है। सो देखो ये तो हो जाएगा इनिशियल वी कैप, तो वी आई कैप लिख देते हैं, और ये हो जाएगा फाइनल वी कैप ना। वी कैप इज व्हाट, जस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। अब बताओ चेंज कितना हुआ इसके अंदर, वी कैप में चेंज कितना हुआ है। तो देखो अभी हमने एक चीज लिखी थी, यहाँ पे देखो, अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट करें इस तरह से कि उसका मैग्नीट्यूड ना चेंज करो, है ना, तो चेंज इन वेक्टर इज 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू sin थीटा बाय 2। वो मैं यहाँ यूज करूंगा। क्या मैं वी कैप का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ? तो नहीं कर रहा, वी कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा, है ना। तो देखो मैंने इस वी कैप वेक्टर को घुमा दिया डी थीटा एंगल से, बट मैंने मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया। ओके तो जो चेंज आएगा वेक्टर में वो क्या आएगा, 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर इनटू साइन थीटा बाई 2। कितने एंगल से घुमाया, डी थीटा, थीटा बाई 2 कर दिया। नाउ मॉड ऑफ वी कैप इज 1, and you know that d theta is a very small angle, and sin theta becomes theta when theta is very small, तो sin d theta by 2 becomes d theta by 2, तो से 2 कैंसिल हो गया and we got d theta। और अगर मैं इस d theta को लिखूं dx by r तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, because angle is always arc length divided by radius, तो d theta is dx upon r, and this dv cap I am going to substitute here। ठीक है, so a centripetal
is mod v into d of v cap is dx by r, और यहाँ पे नीचे है dt। अच्छा एक चीज और, क्या मैं इस dx को mod v into dt लिख सकता हूँ कि भाई ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, स्पीड इनटू टाइम? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो ये हमेशा ट्रू होता है कि v इज dx by dt, है ना। तो स्मॉल डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, स्पीड इनटू टाइम, फॉर ए स्मॉल इंटरवल ये हमेशा ट्रू है। तो इस dx को लिखा मैंने mod v into dt, और यहाँ पे r dt, ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो के हमें ये मिला a सेंट्रीपिटल इज mod v स्क्वायर बाय r। ठीक है, mod v स्क्वायर बाय r। So this is the final formula. Centripetal acceleration is given by this expression. This is instantaneous value of centripetal acceleration. अच्छा एक और चीज, इसका डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपिटल का, बिकॉज हमने जब यहाँ पे इसको सॉल्व किया था हमने, तो हमें टेंजेंशियल का डायरेक्शन अपने आप मिला था वी कैप, सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या होगा? तो रियली में सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन वो है जो डी वी कैप का डायरेक्शन है, राइट, बिकॉज ये चीज तो एक नंबर है खाली। तो डी ऑफ वी कैप किस तरफ पॉइंट करेगा, उस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट करेगा। नाउ कॉन्सेप्चुअली वी ऑलरेडी नो कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन देखो इस वेक्टर से भी ये चीज अपने आप आएगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे देखूँ ना, सो जो चेंज होता है हमेशा किसी भी वेक्टर में, वो चेंज होगा, ये आप इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने, इसके हेड से इसके हेड को अगर आप ज्वाइन करें, तो ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज डी ऑफ वी कैप। ये आप देख सकते हो, ट्रायंगल लॉ अगर आप यूज करो तो ये आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये होगा, राइट। ट्रायंगल लॉ से अपन ये तो बोलते हैं ना ऐसा, कि एक वेक्टर ये हो, ये प्लस ये ऐसा बन जाता है। तो इसमें देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जो है वो मिला के इसके इक्वल होगा, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ये वाला वेक्टर होगा। तो ये डी वी कैप वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा डी थीटा। ठीक है, तो अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या रहा है। अब देखो इसका डायरेक्शन वी कैप के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 बन रहा है ना। तो जो डी वी कैप है वो वी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये अपने को वेक्टर से भी मिल गया, एंड दिस वी ऑलरेडी न्यू, राइट। Okay, so now we know the expressions of tangential and centripetal accelerations. तो अब एक बार फोर्स का भी देख लेते हैं अपन एक्सप्रेशन। तो एक्सेलरेशन तो फोर्स से ही आता है, एक्सेलरेशन मैजिकली कहीं से अपीयर नहीं होता, फोर्स ही उसे क्रिएट करता है। सो आई कैन राइट दिस दैट नेट फोर्स on a moving body can be written in this form: F tangential plus F centripetal, और जो F टेंजेंशियल है, FT बोलते हैं उसको, वो आएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि मास इनटू d by dt ऑफ मॉड v स्पीड इनटू v कैप। और जो F सेंट्रिपिटल है वो आएगा मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, एंड दिस इज v स्क्वायर बाय r, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉड ऑफ एफ नेट, तो वो आएगा रूट ओवर एफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रिपिटल स्क्वायर। एंड सिमिलरली नेट एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा रूट ओवर ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रिपिटल स्क्वायर। ध्यान देना, ये सेंट्रिपिटल वर्ड यूज तभी करेंगे जब सर्कुलर मोशन हो। अगर कोई दूसरा कर्व्ड मोशन है तो वी विल कॉल नॉर्मल, वी विल यूज द वर्ड नॉर्मल एक्सीलरेशन इंस्टेड ऑफ सेंट्रिपिटल। तो दूसरा कोई कर्व है तो उसमें सेंटर तो कुछ होता नहीं है। ओके, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। इस चीज का मतलब देखो ये है कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इट नीड्स दिस मच फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, mv स्क्वायर बाई r। दिस इज ऑप्शनल, ये नहीं है तब भी चलेगा, बिकॉज ये केवल स्पीड चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होनी जरूरी नहीं है, बट डायरेक्शन चेंज होनी तो जरूरी है ना। तो ये फोर्स चाहिए अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इतना चाहिए mv स्क्वायर बाई r टुवर्ड्स सेंटर।
So let's say a particle is performing circular motion, और पार्टिकल मान लो यहाँ पे कहीं है और मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, और जो भी फोर्सेस इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं उन सबको मैं शो कर रहा हूँ। सपोज इस पार्टिकल पे एक फोर्स तो लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर विच इज इक्वल टू F1, दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है इस तरफ विच इज इक्वल टू F2, और तीसरा फोर्स जो है इस पे वो लेट्स से इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है विच इज F3, और ये एंगल जो है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इसका सेंटर ये है, इसकी स्पीड जो है वो v है इस इंस्टेंट पे, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। ओके, अब देखो इसमें सेंटर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, हमारे हिसाब से एफबीडी के हिसाब से सेंटर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, तो एक तो F1 फोर्स पूरा सेंटर की तरफ हो ही गया, ठीक है। एक इस F3 का भी एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, तो F3 का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है, जो इस लाइन के अलोंग है, वो आएगा F3 cos थीटा, तो F1 प्लस F3 cos थीटा। ओके, एक फोर्स और बना लेते हैं अपने यहाँ पे, लेट्स से वी हैव वन मोर फोर्स जो कि इस तरफ है, लेट्स कॉल दिस फोर्स F4, और इसका इस लाइन से एंगल मान लेते हैं कुछ अल्फा। सो देखो अब इस लाइन में F4 का भी एक कंपोनेंट आएगा, है ना, और वो कंपोनेंट जो है वो सेंटर से अवे आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको लिख देते हैं अपन माइनस F4 cos अल्फा, तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस F4 cos अल्फा। ओके, सो F1 सेंटर की तरफ, F3 cos थीटा भी सेंटर की तरफ, और F4 cos अल्फा सेंटर से अवे, है ना, बाहर की तरफ। ये हो गया टोटल फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, नेट फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये इक्वल्स टू होना चाहिए mv स्क्वायर बाई r। ओके, इसका मतलब देखो ये है कि ये जो हमने जब यहाँ पे लिखा F सेंट्रीपिटल इज mv स्क्वायर बाई r, ये खुद कोई नेचुरल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये तो जो भी नेचुरल फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं उनका सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसके इक्वल होगा न्यूमेरिकली, बट ये खुद कोई फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, ये खुद कोई नया फोर्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने एफबीडी में mv स्क्वायर बाई r को ड्रॉ नहीं किया है मैंने, बिकॉज mv स्क्वायर बाई r itself is not a force, it is just equal to the force which is acting towards center, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको एफबीडी ड्रॉ करना है, हमेशा जो नेचुरल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको आपको ड्रॉ करना है, फिर देखना है कि उनका सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट है टोटल वो कितना आ रहा है, उसको mv स्क्वायर बाई r से इक्वेट कर देना है आपको, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाई r विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर एफबीडी, इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस। आप जब लॉज ऑफ मोशन में F इक्वल्स टू ma लिखते हैं, F नेट इक्वल टू ma, तो एफबीडी में जो ma है वो थोड़ी ना ड्रॉ करते हो आप, क्योंकि ma खुद थोड़ी ना फोर्स है कोई, राइट। जो भी नेचुरल फोर्स है उन सबको ड्रॉ करते हो, उन सबका वेक्टर सम निकालते हो, बस ये कह देते हो कि वो सारे फोर्सेस ma के इक्वल हो जाएंगे, तो ये ma ही तो लिखा हुआ है ये, बिकॉज v स्क्वायर बाई r इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, अच्छा, लॉज ऑफ मोशन में भी एक जगह ऐसा होता है कि ma जो है इट बिकम्स पार्ट ऑफ एफबीडी, ma फोर्स बन जाता है। कब बनता है वो? यस, जब स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना तब ma फोर्स बन जाता है। यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी हम जब स्यूडो फोर्स को यूज करेंगे विच विल बी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब mv स्क्वायर बाई r जो है ना, तब उसको फोर्स की तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन वो हम काफी बाद में करेंगे। ओके, अच्छा, आप देखते हैं टेंजेंशियल फोर्स कितना है, देखो टोटल, तो एक तो F2 फोर्स है टुवर्ड्स टेंजेंट, एक F3 का इधर कंपोनेंट आया F3 cos थीटा, तो अलोंग टेंजेंट आएगा F3 sin थीटा, और F4 का देखें तो इस तरफ cos था तो इस तरफ आएगा sin, तो प्लस F4 sin अल्फा, और ये इक्वल्स टू होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये क्यों? बिकॉज टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और मैंने ये जो फोर्स लिखा है टोटल, ये मैंने टेंजेंशियल फोर्स लिखा है, सो दिस इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, तो देखो इस तरह से अपने को फोर्स की इक्वेशन लिखनी है इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। जितना फोर्स सेंटर की तरफ दिखे उसको mv स्क्वायर बाई r से इक्वेट करो, और जितना फोर्स टेंजेंट के अलोंग दिखे उसको मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से इक्वेट करो। So I hope by now you have a good understanding of centripetal and tangential acceleration.
as well as forces. Okay, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें we will solve some questions, यानी हम केवल सिर्फ इस बात का यूज करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r होता है और टेंजेंशियल फोर्स जो है वो स्पीड में चेंज कॉज करता है. ओके, ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.